Hello students, this is Ejaz Sir's Maths Academy. I am Ansar Sir and let us start our topic coefficient of viscosity today without wasting time. आज हमें पढ़ना है coefficient of viscosity and इससे पहले लेक्चर में we saw कि किसी लिक्विड का coefficient of viscosity ज़्यादा है, it means वो लिक्विड ज़्यादा viscous है, बहुत गाढ़ा है and if किसी लिक्विड का या गैस का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम है, इसका मतलब वो लिक्विड पतला है। ठीक है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन चैप्टर नंबर 1 वी सॉ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है मतलब टायर एंड रोड के सरफेसेस में फ्रिक्शन कम है। तो सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। अगर किसी की विस्कोसिटी ज्यादा मतलब उसका कोएफिशिएंट ज्यादा आएगा और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम आ रहा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा आ रहा मतलब उसमें विस्कोसिटी गाढ़ापन ज्यादा है और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू कम है मतलब उसमें विस्कोसिटी या गाढ़ापन कम है। ठीक है, लेट अस नाउ सी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन ने बहुत सारे लॉज दिए हैं। पुराने जमाने में न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स भी कहा जाता था, फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता था। वैसे फादर ऑफ फिजिक्स अगर हमसे कोई पूछे कौन है तो फादर ऑफ फिजिक्स इज गैलीलियो, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉज जो वो गैलीलियो ने बनाए हैं। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट। ए का मतलब मैंने लिख देना चाहिए यहाँ पर, व्हाट इज ए, क्योंकि उससे कंफ्यूजन ना हो जाए। व्हाट इज ए हियर, मैं ये कोने खोपचे में लिख देता हूं इधर, ए इज एरिया ऑफ कांटेक्ट, एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स, टू पैरेलल layers of a fluid. It is the area of contact between two parallel layers of fluids. Remember, Newton का जो law of viscosity है, it is only for streamline flow. It is not for turbulent flow. Turbulent flow के लिए न्यूटन ने लॉ नहीं दिया है। न्यूटन का लॉ स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए। आपको मालूम है स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब है स्मूथ फ्लो ऑफ अ लिक्विड in which there are no disturbances, there are no irregular movements of particles. Particles move parallel to each other in a steady flow. So what is F? F is the force of viscosity, dragging force. What is F? The dragging force, viscous drag. अब ये viscous drag आप पूछेंगे सर ये क्या है, तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके, इसे प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हमने। viscous drag किसे कहते हैं? समझो ये मेरा हाथ जो है ये लोअर लेयर है हनी की, शहद की, और ये ऊपर का जहाँ पे ये अपर लेयर ऑफ हनी है। सो दीज आर द टू लेयर्स ऑफ हनी। ये शहद की दो लेयर्स है, हनी की ये अपर लेयर है और ये लोअर लेयर है। दोनों लेयर्स एक दूसरे को टच कर रही और मैंने ये हनी को ऐसा पलटा दिया, नीचे झुका दिया ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। क्या होगा? अपर लेयर ऑफ हनी वांट्स टू मूव फर्दर, अपर लेयर आगे जाना चाहती है और नीचे की लेयर उसको क्या करेंगी, पीछे खींचना चाहेगी। तो ये जो नीचे की लेयर और फ्रिक्शन, आपको मालूम है फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, यानी फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। जो चीज आगे बढ़ रही है तो फ्रिक्शन उसको पीछे खींचता है, जो चीज पीछे जा रही है फ्रिक्शन उसको आगे ले जाता है। तो अगर ये अपर लेयर इधर सरक रही है तो फ्रिक्शन होगा दो लेयर्स के बीच में और ये फ्रिक्शन क्या करेगा, अपर लेयर को पीछे खींचना चाहेगा, इसको बोलेगा इधर आगे मत बढ़। तो वो जो पीछे खींचने वाला जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, फ्लूइड फ्रिक्शन, लिक्विड के दो लेयर्स के बीच में आपस में जो फ्रिक्शन है, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग, दैट इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग, या उसी को हम बोलेंगे यहाँ पर विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट। विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है कि अब बताओ ये दो उंगलियां है, ये थोड़ा सा मैंने 2 बूंद शहद लिया हनी, ये एक फिंगर पे हनी लिया, ये दूसरी फिंगर पे हनी लिया, ये सॉरी हनी की ये एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है। अब ये ऊपर की लेयर आगे बढ़ना चाहती है, इमेजिन कर रहे हो 2 फिंगर्स है, ये भी हनी है, ये फिंगर भी समझो हनी है, ये शहद है, और ये वाला जो फिंगर है ये भी हनी है। अब 2 लेयर्स एक दूसरे पर है, 2 लेयर्स फिंगर दोनों फिंगर्स एक दूसरे पर है। इसको कैसे करूं मैं, चलो ये बताता हूँ। ये देखो ये हनी है नीचे का, ये दूसरा हनी का लेयर है, ये 2 लेयर्स है, इनमें कितना कांटेक्ट हो रहा है,
सिर्फ इतना सा कांटेक्ट है नीचे छोटा सा, है ना, यहाँ पर टच हो रहे दोनों एक दूसरे को सीधे सीधे लंबे लंबे रास्ते में। तो ये कांटेक्ट का सरफेस एरिया कितना है, कम है। कितना टच हो रहा, कितना पार्ट एक दूसरे को टच कर रही है, कम कर रहे हैं, तो इनमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम रहेगा। अगर मैं ये हनी को ऐसा कर दूँ तो ये वाला हनी ऐसा भाग जाएगा आगे इजीली, जल्दी 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 जल्दी। क्यों? क्योंकि दोनों में टच कम हुआ, कांटेक्ट कम हुआ। अब दूसरा हनी मैं आपको बताता हूं। दूसरा लेयर ये है, समझो ये इतना सारा हनी है, ये बुक भी हनी है, ये बुक पूरी हनी से बनी हुई है, शहद की बुक है, और ये बुक भी हनी से बनी हुई है, दोनों बुक्स हनी से बने हुए हैं। और मैंने इसको ऐसा कर दिया तो अब ये बहुत धीरे धीरे आगे फ्लो होंगी। क्यों? इनका सरफेस एरिया कांटेक्ट देखो ना, इसका नीचे कितना बड़ा रेक्टेंगुलर कांटेक्ट हो गया, इतना बड़ा, और इसका भी कितना बड़ा रेक्टेंगुलर कांटेक्ट हो गया, है ना। तो रेक्टेंगुलर इतना सारा सरफेस एरिया कांटेक्ट में है, समझ लो, ये पूरा अंदर का एरिया, दिस एरिया इज इन कांटेक्ट विद दिस एरिया, ये पूरा एरिया एक दूसरे को टच हो रहा है। तो जितना ज्यादा आपस में इनका कांटेक्ट रहेगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट रहेगा, उतना ज्यादा लोअर लेयर जो है, जो रेस्ट वाली लेयर, जो रुकी हुई लेयर है, वो चलने वाली लेयर को उतना ज्यादा अपोज करेंगी, बोलेंगी जाऊ नको तिकडे, इकडे थाम, उधर मत जा, इधर ही रुक बोलेंगी। ये नीचे की जो लेयर है वो रेस्ट पर है, समझो रुकी हुई है, और ऊपर की लेयर मूव हो रही है। तो ऊपर की लेयर को बहुत ज्यादा फ्रिक्शन देगी, बहुत ज्यादा रुकने के लिए मजबूर करेंगी। लोअर लेयर जो रेस्ट पर रहती है, रेस्ट वाली लेयर चलने वाली लेयर को बहुत ज्यादा मजबूर करेंगी रुकने के लिए, अगर सरफेस एरिया ज्यादा है। अगर सरफेस एरिया कम है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको छोटी छोटी बुक से दिखाता हूं, ये दो बुक्स है छोटी छोटी। अब ये देखो, समझो ये भी हनी है, ये शहद है, और ये भी हनी है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों का सरफेस एरिया कम है, ये पतली, यानी इसका रेक्टेंगुलर एरिया कम है, इसका भी रेक्टेंगुलर एरिया कम है। ये दोनों बुक, ये दोनों हनी है, ये भी शहद है, हनी की एक लेयर, ये हनी की सेकंड लेयर। अब ये सेकंड लेयर फर्स्ट लेयर पे से ऐसा कर देंगे तो जल्दी फ्लो होंगी, क्योंकि इनके बीच में फ्रिक्शन कम है, यानी इनके बीच में जो विस्कस ड्रैग है, जो विस्कस फोर्स है, जो आपस में जो इंटरनल इसके और इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है, जिसके कारण विस्कस ड्रैग एक्ट हो रहा है, विस्कस अपोजिंग फोर्स एक्ट हो रहा है, वो फोर्स कम रहेगा, क्योंकि इनका दोनों का सरफेस एरिया, जो कांटेक्ट में जो सरफेस एरिया है, वो कांटेक्ट वाला सरफेस एरिया इनका कम है। और अगर ये दो बुक्स रहेंगी, अगर ये दो बुक्स है, समझो अब ये वाली बुक का सरफेस एरिया बड़ा, ये हनी है, समझो हनी की एक लेयर, और ये हनी की सेकंड लेयर है, तो ये दो लेयर्स का सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इनमें फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा, मतलब विस्कस ड्रैग ज्यादा रहेगा। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि विस्कस ड्रैग, विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट। सॉलिड में ऐसा नहीं होता, लेकिन लिक्विड में जितना एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में है, उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा, उतना विस्कस ड्रैग, उतना अपोजिशन ज्यादा होगा। आई होप आपको समझ गया। सेकंड चीज है, न्यूटन ने ये भी बताया कि न्यूटन ने बताया विस्कस फोर्स, व्हाट इज एफ? विस्कस फोर्स, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। See, F is viscous force. Viscous force is directly proportional to velocity gradient also. Velocity gradient का मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया। आई होप आपको समझा होगा। अगर आपको समझाया तो बताओ इन दोनों में से इन दोनों में से वेलोसिटी ग्रेडियंट किसका ज्यादा और किसका कम है? ये दोनों में, इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट कम है या इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट कम है? व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट? जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, इसकी एक लेयर से दूसरे लेयर, ये लिक्विड है। पहली बात बताओ, ये विस्कस लिक्विड है या नॉन विस्कस लिक्विड है? और ये वाला लिक्विड, दोनों में से कौन सा नॉन विस्कस लिक्विड है बताओ जल्दी? वेरी गुड, दोनों भी विस्कस लिक्विड है। क्योंकि विस्कस लिक्विड में क्या होता है, जो लेयर किसी चीज पे चिपकी हुई है वो धीरे जाती, उसके ऊपर की लेयर थोड़ी फास्ट भागती, शहद हनी, उसके ऊपर की लेयर और ज्यादा फास्ट भागती, और जितना लंबा एरो उतनी ज्यादा वेलोसिटी। तो अपर लेयर और ज्यादा फास्ट भाग रही, उसके ऊपर की लेयर और ज्यादा फास्ट भाग रही, उसके ऊपर की लेयर और ज्यादा फास्ट भाग रही, तो इनमें आपस में विस्कस फ्रिक्शन जो है, इसमें विस्कस फोर्स जो है किसमें ज्यादा होगा? इस वाली लेयर में विस्कस फोर्स ज्यादा है या इस वाली में ज्यादा है? तो हम इसका देखेंगे, इसकी वेलोसिटी है समझो 10, इसकी वेलोसिटी 20, इसकी वेलोसिटी 30, इसकी वेलोसिटी 40, इसकी वेलोसिटी 50 है। ठीक है, तो इनमें वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है? dv की वैल्यू कितनी है? 10। dv is equal to 10 मीटर पर सेकेंड।
समझ रहे हो? यूनिट हटा दो, यूनिट को बाद में देखेंगे, यूनिट हमको आता है। सो दिस इज ये लेयर 10 सेंट, अपन एक काम करते हैं सीजीएस में चलते हैं। ये लेयर कितनी स्पीड से जा रही है? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रही है। ये लेयर 20 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रही है। ये लेयर 30 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड दिस इज 50 सेंटीमीटर पर सेकंड से ये लेयर जा रही है। तो हर एक लेयर के बीच में कितना चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है? वेलोसिटी का चेंज कितना हो रहा है? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। सो dv इज 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। और ये डिस्टेंस कितना है? dx, यहाँ से यहाँ तक dx इज 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है? दिस इज 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ कितना है? 1 सेंटीमीटर। फर्स्ट से सेकंड से हर किसी भी दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो dx इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो dv बाई dx यहाँ पर कितना हो रहा है? वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना हो रहा है? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड अपॉन 1 सेंटीमीटर, एंड दैट विल बी 10 पर सेकंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है? 10 है। और यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना आएगा? इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना आएगा? तो इसमें कोई भी दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? समझो 1 सेंटीमीटर। सेकंड लेयर और थर्ड लेयर का नीचे की ये दोनों लेयर्स का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1। अब इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं। तो ये एरो, ये वाले एरो जितना ही दिख रहा है लगभग, तो दिस इज 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये वाला एरो 20 दिख रहा था, लेकिन ये दिखने में तो 30 दिख रहा है, क्योंकि बड़ा एरो है 30 सेंटीमीटर। ये वाला एरो 30 था, लेकिन ये तो उससे भी बड़ा दिख रहा है। दिस इज 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये 70 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये 90 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्योंकि एरो लंबे लंबे हो रहे हैं ना, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, तो हर 1 सेंटीमीटर में dv कितना हो रहा है? चेंज इन वेलोसिटी कितना हो रहा है? 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। एंड dx कितना है? हर कोई भी दो लेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर। ये हनी है और ये बनी है, तो अब इसको देखो, ये हनी बनी dv बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना होगा? 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये 1 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी आंसर होगा 20 पर सेंटीमीटर। इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा है और इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट कम है। तो बताओ विस्कस फोर्स आपस में किसमें ज्यादा एक्ट हो रहा है? ये वाले में कि ये वाले में? विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाय dx। dv बाय dx, यहाँ dv बाय dx कितना आ रहा है? 10। यहाँ dv बाय dx कितना आ रहा है? 20। तो एक एक सेंटीमीटर में वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है? यहाँ पर 20 का चेंज आ रहा है, यानी वेलोसिटी का ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर कम है। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो विस्कस फोर्स किसमें ज्यादा रहेगा? इसमें विस्कस फोर्स ज्यादा रहेगा, इसमें विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी, या इसमें विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी? या आप अगर इसको वेलोसिटी के टर्म्स में मत ले लेना, तो दोनों में से बताओ विस्कोसिटी किसकी कम है? ध्यान से देखकर बताओ, सोचे, जल्दी बताओ कौन सा, किसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा? इसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा या इसका? विस्कोसिटी से मीनिंग समझ रहे हो? हमने क्या लिखा? न्यूटन ने क्या बताया? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाई dx। न्यूटन ने ये बताया। अब दोनों में dv कैसा है? dv कैसा है? सॉरी dx कैसा है? 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इसमें भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv। वेलोसिटी चेंज, अब ये देखो ऊपर की लेयर कितने से भाग रही है? 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, और उसके नीचे की लेयर को कितने से भगा सक रही है? वो ओनली 40 से। तो इनमें विस्कस, ये जो दोनों में है, विस्कस ड्रैग कितने का आ रहा है? वेलोसिटी में डिफरेंस कितने का है? सिर्फ 10 का है। वेलोसिटी में डिफरेंस कितने का है? 10 का है, यानी वेलोसिटी में डिफरेंस कम है। ऊपर की अगर 50 से भाग रही तो नीचे की 40 से भाग रही, कोई ज्यादा अंतर नहीं है दोनों भी। तो और नॉन विस्कस फ्लूइड में कितना डिफरेंस रहता? 0, और इसमें कितना डिफरेंस है? 10। मतलब नॉन विस्कस में 0 डिफरेंस रहता है। dv की वैल्यू नॉन विस्कस, मैंने आपको समझाया था, dv के नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए कैसा रहता हमारा प्रोफाइल? ऐसा रहता, उसमें सभी लेयर्स कितनी स्पीड से भागती? सेम स्पीड से भागती। तो ये नॉन विस्कस का नॉन प्रोफाइल है, ये नॉन विस्कस का है। तो इसमें ड्रैग कितना है? एक दूसरे पर कितना ड्रैग डाल रहे हो? अपर लेयर और लोअर लेयर कितना फ्रिक्शन डाल रही है एक दूसरे के बीच में? सो व्हाट इज दिस? F इज फोर्स ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन, यानी विस्कस फोर्स, फोर्स ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स, लिक्विड के फ्रिक्शन को हम
विस्कस ड्रैग बोलते हैं। लिक्विड के दो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसी फ्रिक्शन को हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो विस्कस फोर्स इसमें कितना है, 0 है, क्योंकि इसके बीच में फ्रिक्शन ही नहीं है, सभी लेयर सेम स्पीड से भाग रही है। इसमें वेलोसिटी का डिफरेंस कितने का, 10 का है, मतलब फ्रिक्शन थोड़ा थोड़ा, ये 10 का ही फ्रिक्शन है। यहाँ देखो 20 का फ्रिक्शन है, ये लेयर को फास्ट भाग रही 90 से भाग रही और ये लेयर 70 से भाग रही, यानी इनके बीच में डिफरेंस कितने का, 20 का डिफरेंस है। आप वेलोसिटी मत देखना, अब लेंगे अच्छा सर ये सिर्फ 10 20 30 से भाग रहे हैं, वो तो बहुत फास्ट भाग रहा है, वो तो नॉन विस्कस लिक्विड है। नॉन विस्कस नहीं है, ये भी विस्कस लिक्विड है, ये भी विस्कस है, लेकिन कौन सा ज्यादा विस्कस है, इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट कैसा है, ज्यादा है, तो ये ज्यादा विस्कस है, ये ज्यादा विस्कस है। पूछो क्यों, ये ज्यादा गाढ़ा है, ऊपर का लेयर 90 से भाग रहा है तो नीचे का लेयर 70 से भाग रहा है, यानी इनके बीच में 20 का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है वेलोसिटी में, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, इसीलिए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। इसको हमने 90 से भागा और इसको बोले चल तू कितने से भागता रहे, तो बोले मैं सिर्फ 70 से भागूंगा, बोले मैं 90 से नहीं भागूंगा, बोले मैं विस्कस की नॉन विस्कस की तरह थोड़ी हूँ, बोले मैं कि जैसे ये 90 से भाग रहा तो मैं भी 90 से भागूंगा, ये भी 90 से भाग रहा तो ये भी 90 से भाग रहा तो ये भी, सब 90 से भाग रहे। ये बोले ये 50 से भाग रहा तो मैं 40 से भागता हूँ, बोले ये बोले 40 से भाग रहा तो मैं 30 से भाग रहा। इनमें वेलोसिटी का डिफरेंस ओनली कितना डिफरेंस है, वेलोसिटी का सिर्फ 10 का डिफरेंस है, और यहाँ वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है, 20 का डिफरेंस है, यानी यहाँ फ्रिक्शन में ज्यादा फ्रिक्शन, अगर ये फास्ट में भाग रहा तो ये लेयर धीरे चलेगी, 20 का डिफरेंस है, तो ये ज्यादा विस्कस है और ये कम विस्कस है। बात समझ में आई? इसमें dv कितना है, वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है, 20, कंफ्यूज मत होना, इसमें वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है, 20 का है, मतलब ऊपर की लेयर 90 से भाग रही तो नीचे की लेयर को बोलती चल तू भी 90 से भाग, तो बोलती नहीं मैं 70 से भागती, तो दो लेयर साथ में नहीं चल रही, ये 20 का डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है और यहाँ पर फ्रिक्शन कम है, इसीलिए 10 का डिफरेंस है, और यहाँ तो डिफरेंस ही नहीं है क्योंकि विस्कोसिटी है ही नहीं, ये तो नॉन विस्कस लिक्विड है। तो जितना dv बढ़ेगा, dv by dx बढ़ेगा, उतना फ्रिक्शन बढ़ेगा, ठीक है। फ्रिक्शन बढ़ने का मतलब क्या, फ्लूइड फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, लिक्विड के दो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन रहता है उसी को विस्कस फोर्स बोलते हैं, समझ गए? तो viscous force is directly proportional to area of contact and viscous force is directly proportional to velocity gradient। अब दोनों को मिला लिया अपन ने, है ना, दोनों को मिला लिया। ऐसा ही आप बचपन में क्या करते थे मालूम है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, मेटेलिक वायर, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसा लिखते थे बचपन में। फिर दोनों मिला के क्या लिखते थे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर ऐसा लिखते थे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अपॉन L into A is equal to L into L upon A, ऐसा लिखते थे, है ना। तो सेम वही चीज अभी यहाँ, ये टॉपिक नहीं हमारा, तो दोनों को इंटू कर देंगे हम। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हट गया तो वी नीड अ कांस्टेंट, एंड हियर द कांस्टेंट इज ईटा। ये n की एक टांग पकड़ के खींच दिए तो ये लेटर का नाम है ईटा, ईटा। तो ये ईटा क्या बताता है, ईटा डिनोट्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मैं लिख देता हूं कहीं, वेयर eta is coefficient of friction, coefficient of viscosity। लिक्विड में फ्रिक्शन रहा या गैस में फ्रिक्शन रहा, उसी को विस्कोसिटी कहते हैं। तो वेयर eta is coefficient of viscosity, इसको मॉड्यूलस ऑफ विस्कोसिटी भी बोल सकते हो। कोएफिशिएंट यानी कांस्टेंट, यानी फॉर अ गिवन fluid, for a given liquid or gas at a particular given temperature, eta is constant, यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कांस्टेंट रहता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये चीजें कांस्टेंट है तो। अब देखो दूसरी बात, इसको रीअरेंज करेंगे हम, तो eta इज इक्वल टू क्या है, f अपॉन a इंटू dv बाई dx। ये देखो आपको आता है सब कुछ, f अपॉन a dv बाई dx, ये आ गया इक्वेशन हमारा, eta इज इक्वल टू। अब इस पर से क्या आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, टेक्स्ट बुक में देखो डेफिनेशन क्या दिया है, ये मेरे पास टेक्स्ट बुक भी है, इसमें डेफिनेशन कहाँ है भाई, डेफिनेशन, हाँ, thus coefficient of viscosity can be defined as viscous force, ये viscous force F per unit area per unit velocity gradient, per unit velocity gradient। अब ये area is not area of cross section, this area is the area between two parallel layers।
दो लेयर्स कितना टच में है एक दूसरे से, उनका कितना एरिया एक दूसरे को टच हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, स्लिप हो रहा है, एक के ऊपर एक दूसरा एरिया, दो लेयर्स के बीच का वो एरिया है ये, ठीक है। पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है। अब एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या रहेगा, तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, डीवी यानी वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकंड, डीएक्स यानी क्या है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लेयर, डिस्टेंस का हमें गिनते मीटर में, नीचे अपन सबका मालिक एक लगा दिए। अब इसको रीअरेंज करें तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा ये मीटर अपॉन सेकंड अपॉन मीटर अपॉन 1, तो ये रीअरेंज करें तो ये आता है ईटा इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी क्या है फोर्स पर यूनिट एरिया, न्यूटन यानी फोर्स, मीटर स्क्वायर यानी एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया यानी प्रेशर, और प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या बोलते हैं हम, पास्कल भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ईटा का ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल सेकंड, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल सेकंड, पास्कल सेकंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर हम सीजीएस यूनिट बोलेंगे तो यहाँ न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा, डाइन, मीटर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, और उसी को बोलते हैं पॉइस, सीजीएस यूनिट ऑफ ईटा इज कॉल्ड पॉइस, POISE, पॉइस, पॉइस इन द ऑनर ऑफ द फ्रेंच फिजिशियन, फ्रांस के एक डॉक्टर के ऑनर में ये नाम दिया, वो डॉक्टर का नाम लंबा है, मैंने जानबूझ के सिर्फ JLM लिखा, आपको पूरे नाम से क्या रखा है, नाम में क्या रखा है, गुलाब के फूल को चंपा बोलेंगे तो खुशबू तो गुलाब की आएंगी, तो JLM पॉइसुले, पॉइसुले के नाम से ये यूनिट का नाम आया पॉइस, ठीक है। अब इसको हम रिलेशन डिराइव कर लेंगे, ऐसा सीजीएस यूनिट में क्या रिलेशन है। अब एक जल्दी से दूसरी चीज देख लो, फॉर मोस्ट लिक्विड्स, ज्यादातर लिक्विड्स के लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। इसका मतलब क्या होता है, जैसे जैसे किसी भी लिक्विड का टेंपरेचर बढ़ता है तो उसकी विस्कोसिटी कैसी होती है, कम होती है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होता है मतलब विस्कोसिटी कम होती है। ज्यादातर लिक्विड्स को गर्म करने से उनमें गाढ़ापन कम होता है और पतलापन आने लगता है। तो विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर फॉर लिक्विड्स। और ऐसा क्यों होता होगा कि किसी भी लिक्विड को गर्म करने से उसमें पतलापन क्यों आता, उसका गाढ़ापन कम क्यों हो जाता, क्योंकि जब हम हीट करते गर्म करते तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स में आपस में जो कोहेसिव फोर्सेस है ना, कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस समझते हैं ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स, हमने सरफेस टेंशन में पढ़ चुके हैं। तो किसी भी लिक्विड को गर्म करने से उसके जो आपस में कोहेसिव फोर्सेस होते हैं वो कोहेसिव फोर्सेस के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं हीट के कारण, इसीलिए कोहेसिव फोर्सेस ब्रेक होने से वो लिक्विड पतला होने लगता है। वैसे भी कोहेसिव फोर्सेस शॉर्ट रेंज फोर्सेस है, कोहेसिव फोर्स इज नॉट इनवर्स स्क्वायर, इट डज नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, कोहेसिव फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर डिस्टेंस रेज टू पावर -9 है ना, बहुत कम डिस्टेंस रहेगा तो वो फोर्स एक्ट होगा, मेरे ख्याल सॉरी -9 होगा, r रेज टू पावर 9 है ना, थोड़ा सा डिस्टेंस को बढ़ा दो तो कोहेसिव फोर्स बहुत कम हो जाता है। तो खैर उसका रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखो कि टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती है और टेम्परेचर कम करने से विस्कोसिटी बढ़ती है। यही रीजन है कि बहुत सारी जो गाड़ी है, गाड़ियां चलाते समय उसमें पार्ट जैम हो जाते हैं मशीन के, क्योंकि जो लोग ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल बनाते कंपनी वो भी डिसाइड करते हैं कि कौन से गाड़ी के लिए कौन सा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल यूज करना चाहिए, कौन सी गाड़ी में कौन सा ऑयल डालना चाहिए या कौन से मशीन में कौन सा ऑयल डालना चाहिए, ये भी जरूरी है। नहीं तो आप खोपरे का तेल ला रहे हैं और कोई भी नारियल तेल ला रहे हैं और जमने वाला जो विंटर सीजन में जम जाता है और वो डाल दिए किसी गाड़ी के मशीन में या किसी सिलाई मशीन में, तो क्या होगा, वो जैम हो जाएगा फिर विंटर सीजन में। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग ये भी देखते हैं, फिजिसिस्ट लोग भी ये भी देखते हैं कि कितना टेम्परेचर बढ़ने से या कितना टेम्परेचर कम होने से उसकी विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट आता है, और वो ज्यादातर ऐसा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल यूज करना चाहते हैं जिस पे टेम्परेचर का कोई असर हो ही नहीं। दूसरी बात, गैसेस में उल्टा काम है, गैसेस में टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ती है। हम बोलेंगे अरे सर ऐसा कैसे, गैसेस में टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी इसलिए बढ़ती कि गैस में टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल्स एक लेयर पे दूसरी लेयर सीधी चलने के बदले क्या करते हैं, इधर उधर भागते पार्टिकल्स। हम बहुत बार सुन चुके हो आप कि आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, आरएमएस का मतलब रैंडम, वो बाद में समझाऊंगा, रूट मीन स्क्वायर।
तो गैस मॉलिक्यूल्स की जो मीन वेलोसिटी होती है इधर उधर भागने की, वो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी किसी भी गैस का टेम्परेचर बढ़ा तो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इधर उधर भागने की बढ़ जाती है, और गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम भागने लगते किधर भी। जब गैस मॉलिक्यूल्स किधर भी रैंडमली भागते तो उनके कोलिजन्स, टक्कर ज्यादा होती, और टक्कर ज्यादा होने के कारण उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है। तो किसी भी गैस को गर्म, जितना ज्यादा गर्म करोगे उतना ज्यादा उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, वो गैस उतनी गाढ़ी होती जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है। और लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होती है, और लिक्विड में जो विस्कोसिटी होती है वो कोहेसिव फोर्स के कारण होती है, मैं अभी समझा चुका आपको। और गैसेस में जो विस्कस फोर्स होता है, जो विस्कोसिटी होती है, वो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच के कोलिजन के कारण होती है। जिन गैस मॉलिक्यूल्स में आपस में बहुत टक्कर कोलिजन होती है वो विस्कस गैस रहती है, गाढ़ी गैस रहती है, और जो गैस मॉलिक्यूल में आपस में टक्कर कम होती है वो पतली गैस होती है, वो फूंक मार दो तो उड़ जाएगी गैस, पतली रहेगी। आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ गया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे फिर से वही मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। डेली वीडियोस देखना है, सिलेबस लंबा है, हमको डेली वीडियोस देखना जरूरी है, डेली पढ़ाई करना जरूरी है। फिजिक्स में समझ लेना, कोई कॉन्सेप्ट को समझ लेना कमाल की बात नहीं है, क्योंकि फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, आसानी से समझ में आने वाला सब्जेक्ट है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, समझना आसान है। हालांकि फिजिक्स को किंग ऑफ साइंस कहा जाता है, मोस्ट लॉजिकल कहा जाता है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए समझना आसान है। मुश्किल क्या है, पूरे सिलेबस को एक साथ याद रखना मुश्किल होता है। अभी तो हमारा स्टार्टिंग चल रहा है, जब हमारे 14, 15, 16 चैप्टर्स होंगे, एक साथ पूरे चैप्टर्स को रिकॉल करने के लिए क्या काम में आता है, तो उस समय काम में आता है नंबर ऑफ रिविजन्स। जिस स्टूडेंट की नंबर ऑफ रिवीजन जितनी ज्यादा रहेंगी उसको उतना जल्दी रिकॉल होगा सब आंसर्स वगैरह और सब लॉजिकल पॉइंट्स, ठीक है। हैव अ नाइस डे। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, बार बार रिवाइज करते रहा करो जब टाइम मिले तो, और अपने अच्छे नोट्स बनाओ, ठीक है। 1-2 दिन में, अभी मुझे थोड़ी देर पहले नवनीत वालों का फोन आया था, सर बोले 2 दिन बाद बोले नवनीत का फिजिक्स का भी डाइजेस्ट रिलीज होने वाला है, मार्केट में आ जाएगा बोले, ठीक है। उन्होंने सैंपल कॉपीज लेके आए तो वो बता रहे थे हमें, सबकी सैंपल कॉपीज लाए उन्होंने, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स वगैरह, लेकिन फिजिक्स बोले सर 2 दिन बाद आएगा। चलो, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय स्टडीज।